बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो थोड़ा सा टॉपिक से हट के है। आज स्टार्ट यहाँ से लूँगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो भी सितारा वो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं करता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो कौमें अपना माजी भूल जाती हैं वो कौमें तरक्की नहीं करती। और मैं ये समझता हूँ कि जो कौमें अपने उस्तादों के और अपने वालिदैन के ज़ेर साया रहते हैं वो लोग कभी नाकाम नहीं होते। आज इसी सिलसिले में जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, जिन्होंने हर वक्त हर लम्हा मेरा साथ दिया, हर जगह के ऊपर कहीं पे कोई मिस्टेक हुई तो समझाया, कभी डांट से कभी प्यार से, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। वो किसी तारफ़ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन आज मेरी खुशकिस्मती बारहा दफ़ा उनसे टाइम लिया और उनकी मसरूफ़ियत की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज उन्होंने मुझे टाइम दिया और ये मौका दिया कि मैं रियल स्टेट के हवाले से उनसे कुछ सवाल करूं। आज उनके ऑफ़िस में मौजूद हूं। तो नाज़रीन चलते हैं। बहुत बड़ा नाम रियल स्टेट के शोबे में बहुत कम टाइम में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के CEO जनाब नासर गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं नासर भाई? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपका और आपकी टीम का, कि आपने इतने मसरूफ़ियत के लम्हात में से हमें चंद वक्त दिए। आपका बहुत शुक्रिया। नासर भाई, आज मेरा एक यूट्यूब चैनल है इंशाल्लाह, और आपकी हर वक्त गाइडनेस की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे और इस काबिल हुए कि आज अपने उस्ताद का हम इंटरव्यू करें। चंद सवाल हैं, इस हवाले से हम आपसे कुछ सवाल रखेंगे ताकि मेरे जो सुनने वाले नाजरीन हैं उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचे। सबसे पहला सवाल है जी, ये सवाल है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कम आमदनी रखते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं? देखिए ज़हीर भाई, माशाल्लाह, एक तो सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे उस्ताद का। मैं तो मेरी कोशिश होती है कि जो लोग भी या जो दोस्त भी स्पेशली मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अगर किसी के काम आ सकूं, और अल्लाह पाक का करम है, आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका यूट्यूब चैनल भी देखता हूं, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है वो वहाँ पे रियल स्टेट का जो शोबा है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट की आप मार्केटिंग करते हैं। और ये जो भी आपने सवाल किया है कि जी कम आमदनी वाले लोग जो हैं वो कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या कैसे वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जो बड़ा इन्वेस्टर है वो बहुत कम है, वो गिनती के लोग हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये अगर हम लोग बात करें, ये आज के टाइम में जो बड़ा इन्वेस्टर है, ये भी आज से 15-20 साल पहले चले जाएं तो ये छोटा इन्वेस्टर था। इस बंदे ने भी पहले 2, 4, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। मिसाल के तौर पे मैं बहुत सारे, मुझे आपको पता है तकरीबन इस वक्त 19-20 साल का एक टाइम हो गया, और 19-20 साल का मतलब ये है कि यहाँ पे इस वक्त जहाँ पे G15 के अंदर हम लोग बैठे हैं, 2004 के अंदर जब मैंने रियल स्टेट का काम प्रॉपर शुरू किया था, तो यहाँ पे उस वक्त प्लॉट था 2.5 से 3 लाख रुपए का, 7 मरले का प्लॉट। अच्छा, वो 2.5 से 3 लाख रुपए का कौन लोग लेते थे उस वक्त? वो कम आमदनी वाले लोग जो हैं वो 2.5 से 3 लाख रुपए वाला प्लॉट लेते थे। जो बड़ा इन्वेस्टर था वो आपका मेन इस्लामाबाद में रहता था, वो G11 में प्लॉट लेता था, या उस वक्त DHA बन रहा था, DHA में वो प्लॉट लेते थे, या इस्लामाबाद के जो F सीरीज़ है वहाँ पे प्लॉट लेते थे। कम आमदनी वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन आप ये सोचें कि अगर वो कम आमदनी वाले लोगों ने अगर उन 2-4 साल के अंदर उस बंदे ने 4 से 5 प्लॉट जो हैं वो परचेज़ कर लिए, और आज वही प्लॉट जो है वो इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए का है। अच्छा, अगर उस वक्त उसने इन्वेस्टमेंट की थी मिसाल के तौर पे 10 से 12 लाख रुपए की, आज वही उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 7 से 8 करोड़ रुपए तक चली गई है उसकी। तो ये अब जो 7 से 8 करोड़ रुपए वाला ये अब बड़ा इन्वेस्टर बन गया। लेकिन इसकी भी स्टोरी सेम वही है कि उस बंदे ने 2.5 से 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और उसने वेट किया, वेट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इस टाइम में जो
कम आमदनी वाले लोग हैं, उनके लिए भी मैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बनाता हूँ कि देखिए जी, अगर आपके पास बड़ा सरमाया, फिर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है, मेन शहर के अंदर है, मेन इस्लामाबाद शहर के अंदर जगह है, आप वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और फिर जो बड़ा इन्वेस्टर है उसके लिए तो बड़ा आसान है प्रॉपर्टी परचेज करना। वो तो जो भी फेमस एरिया होगा, जो भी आबाद एरिया हो, वहाँ जाए, विजिट में जो प्लॉट मौके के ऊपर पसंद आ गया, रियल स्टेट एडवाइज़र को कहे जी मेरी इससे बात फाइनल करवा दें। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो रियल स्टेट एडवाइज़र हैं हम लोग, या जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो क्लाइंट हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारे लोग रिस्क नहीं ले सकते। कम आमदनी से अगर आप प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, या अपने लिए घर के लिए कोई प्लॉट अगले 5-10 साल का आप बनाना चाह रहे हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको पता है हमारे साथ रब्ता करते हैं, हम लोग जो रियल स्टेट एडवाइज़र है, और वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास पेमेंट भी कम है, लेकिन हमें प्लॉट भी जो है ना वो दूर ना लेके दें, प्लॉट भी अच्छी लोकेशन के ऊपर लेके दें, जो फेमस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक ये G15 है, टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, फैसल टाउन है। तो प्लॉट भी यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, लेकिन पेमेंट भी थोड़ी है। मिसाल के तौर पे उस बंदे के पास 5-7 लाख रुपये अभी है, और बाकी वो इंस्टॉलमेंट दे सकता है, 50,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ इंस्टॉलमेंट दे सकता है, या इससे भी कम दे सकता है। वो लोग रिस्क नहीं लेते। कम आमदनी से अगर उन्होंने प्रॉपर्टी बनानी है तो उनको रिस्क लेना पड़ेगा। अच्छा, रिस्क में भी फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि रिस्क अगर लें तो ऐसे हवा के अंदर तो रिस्क नहीं ले सकते कि मिसाल के तौर पे कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आप उसके अंदर रिस्क ले लें, एवं किसी को पैसे उठा के दे दे, फाइलें खरीद लें, ये रिस्क ना लें। रिस्क लें किसी अच्छा, और हाउसिंग प्रोजेक्ट इस वक्त आपको पता है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, उनमें ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास लैंड मौजूद है। अगर उसके पास लैंड आज मौजूद है, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको 2 साल बाद डिलीवर करे, 4 साल बाद करे, या 6 साल बाद भी डिलीवर करे, तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन अगर उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास लैंड नहीं है और वो आपने उसमें रिस्क ले लिया, हवा के अंदर उसकी फाइलें खरीद ली, या आपने बुकिंग प्रोसेस करवा लिया, आने वाले टाइम में तो वो लैंड परचेज ही नहीं कर सकता। डेफिनेटली उसने सस्ता प्लॉट दिया है, और अगर उसने सस्ता प्लॉट दिया है तो उसको सस्ती ज़मीन मिलेगी तो वो आपको डिलीवर करेगा। लेकिन अगर उसको कल को वो लैंड नहीं मिलती तो फिर कैसे वो आपको जो है वो डिलीवर करेगा। तो मेरा इसमें यही मशवरा है, आप नए हाउसिंग रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर निकलें, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक बाहर निकल जाए, और जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उनमें उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का इंतखाब करें जिसके पास लैंड मौजूद है। आने वाले टाइम में उसको NOC भी मिल जाएगा, वो डेवलपमेंट भी कर लेगा, लेकिन लैंड जो है वो बुनियादी चीज़ है। जिसके पास लैंड है, आंखें बंद करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले, कम आमदनी वाले बंदे को नुकसान नहीं होगा, और यही कम आमदनी वाला बंदा अगले 8 से 10 साल बाद जो है ये बड़ा इन्वेस्टर बन जाएगा। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल, नए हाउसिंग प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे कैसे बचा जाए? देखें ज़हीर भाई, इस वक्त इससे पहले भी 2004-5 के अंदर सेम जैसे अभी आजकल के हालात चल रहे हैं कि हर हफ्ते एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, हर महीने एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है। 2004-5 के अंदर भी ऐसे ही हुआ था, और 2004-5 के एंड तक जब प्रॉपर्टी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया रियल स्टेट का काम, तो उस वक्त सेम उसकी वजह भी यही थी कि नए हाउसिंग प्रोजेक्ट लोगों को ज़रूरत थी। अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट उस वक्त आ नहीं रहे थे। कुछ माफिया जो लोग थे, जो फ्रॉडिये थे, वो मुतहर्रक हुए। उन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाहर कहीं पे 100 कनाल किसी के पास थी, किसी के पास 50 कनाल थी, उन्होंने वहाँ पे एक बोर्ड लगाया। बोर्ड लगा के उन्होंने रियल स्टेट एडवाइज़रों को कहा जी कि ये फ़ाइलें हैं, ये बेचो। वो सस्ती फ़ाइलें थी, रियल स्टेट एडवाइज़र को भी बचत आती थी। और वो एक फिर बहुत बड़ा एक स्कैम आया जिसमें कम से कम उस वक्त 15 से 20 हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो फ्रॉड निकले थे, जिसमें उस टाइम के जद्दा सिटी, इस्लामाबाद गार्डन, उस वक्त बैंकर सिटी, ये जो मुझे याद है, ये बहुत सारी इस तरह की सोसाइटियाँ जो हैं ये फ्रॉड निकली थी, और हज़ारों लोगों के उन्होंने पेमेंटें उठाई थी। बाद में फिर नैब ने जो है वो एक्शन लिया 2-4 साल बाद, जब बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुआ। फिर नैब ने अगले 12-14 साल बाद जाके, मिसाल के तौर पे जिस बंदे का 1 लाख रुपया नुकसान हुआ था उसको 30,000 50,000 के राउंड अबाउट, मतलब 50% से भी कम उसको रिफ़ंड जो है वो लेके दिया।
वो नैब ने बंदे गिरफ्तार किए, फिर प्ली बारगेन उनके साथ की और लोगों को बहरहाल मिले नहीं, नुकसान ही हो गया। अब मुझे बताएं 1 लाख रुपया किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसको 12 साल बाद उसका 50,000 अगर मिल रहा है तो वो नुकसान ही है ना, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो सेम लाइक अभी भी मैं बहुत डरता हूँ, यकीन करें। बहुत सारे इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनके बारे में मैं खुद हैरान होता हूँ कि ये 4-4, 5-5 साल से ये हाउसिंग प्रोजेक्ट वाले बेच रहे हैं चीज़ें, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो 500 कनाल ज़मीन जो है वो भी उन्होंने अभी तक डेवलप नहीं की। और इसमें चक्री रोड के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, और इसी तरह जो सी पैक का नाम यूज़ हो रहा है, सी पैक के ऊपर बहुत सारे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनके पास लैंड मौजूद है, उन लोगों ने लैंड परचेज़ की है और वो इस वक्त डिलीवर करने की पोजीशन में आ चुके हैं। और ये इंशाल्लाह फिर आने वाले टाइम में मैं आपको इनके बारे में, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट इस वक्त लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं वो बिल्कुल आसानी के साथ उनका पता चल सकता है। जो भी क्लाइंट हैं वो साइट विज़िट करें, उनको समझ आ जाएगी कि ये अगर 3 साल या 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था तो 5 साल के अंदर इन लोगों ने क्या वर्क किया है। तो मैं स्पेशली जो मेरे रियल स्टेट बिरादरी है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ और जो क्लाइंट्स हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल ही जो है वो अंधा इतमाद ना करें। और स्पेशली आप इस चीज़ के ऊपर भी ना जाएं कि किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की यूरोप के अंदर एडवर्टीज़मेंट चल रही है या अरब कंट्रीज़ के अंदर अगर उसकी एडवर्टीज़मेंट चल रही है तो वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा काबिल इतमाद है। सिर्फ एडवर्टीज़मेंट के ऊपर जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होते, ऑन ग्राउंड कुछ चीज़ होनी चाहिए। और रियल स्टेट एडवाइज़र जो है उनसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अपने कमीशन के लिए खुदा रहा उन लोगों का नुकसान ना करें जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। आप यकीन करें वहाँ पे दरख्तों के ऊपर पैसे ज़हीर भाई नहीं होते। लोग बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो जमा पूंजी वहाँ पे बनाते हैं और बड़े मान के साथ, बड़े एतमाद के साथ और बड़े जोश के साथ वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लेकिन अगर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप ये समझें कि रियल स्टेट का शोबा तबाह हो जाएगा। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा रियल स्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरी आखिरी दम तक यही कोशिश होगी, मैं अल्लाह पाक से यही दुआ भी करूँगा कि अल्लाह पाक जो हमारे स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि उनको अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना भी हो तब भी कम से कम उनको नुकसान ना हो। जिस प्लॉट की 5 मरले का प्लॉट उन्होंने लिया है वो 5 मरले प्लॉट उनको मिलना चाहिए, चाहे बेशक अगर 2 साल के अंदर नहीं मिला 5 साल बाद मिल जाए, लेकिन वो 5 मरले का प्लॉट उनको चाहिए। सही। तीसरा सवाल, क्या NOC वाले हाउसिंग ही काबिल एतमाद है? बहुत लोगों की ये डिमांड्स होती है कि हमें NOC वाला चाहिए, लेकिन कई जगह पे हमने देखा है रकबा बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन NOC के मामलात हुकूमती लेवल पे या वैसे भी थोड़े डिले हुए हैं। क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इसमें ज़हीर भाई मैं देखें, मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक हुआ है, मैंने CDA सेक्टर को डील किया है, मैंने जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको डील किया है। मैं ख़ुद 5 साल वजारत दाखिला हाउसिंग सोसाइटी, आपको पता है मैंने वजारत दाखिला हाउसिंग सोसाइटी मैंने चलाई है, वो प्रॉपर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और वजारत दाखिला मतलब एक गवर्नमेंट के मेन इदारे के नाम के ऊपर वो हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है। और उसकी छोड़ने की वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों वो सोसाइटी छोड़ी। मैं समझता हूँ इस वक्त जो इससे पहले जो है वो NOC एक वैल्यू रखता था। जब CDA की जो NOC देने की जो उसकी टर्म एंड कंडीशन थी वो नरम थी, जो बिल्डर्स था, डेवलपर था, उसको आसानी के साथ NOC मिल जाता था। लेकिन आए दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको, वो जो उनकी टर्म एंड कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सख्त कर दी। इसी तरह रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, माफिया बैठा हुआ है, वो आसानी के साथ किसी को NOC नहीं देता। आप लीगल फॉर्मेलिटी सारी पूरी हैं किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की, वो रोक के बैठे हुए हैं। छोटी बात, एक छोटी सी बात को रोक के बैठे हुए हैं, उस छोटी सी बात के लिए करोड़ों अरबों रुपया वो लेने के लिए तैयार है। उन पैसों के बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट का NOC मिले। तो बहुत सारे बिल्डर और डेवलपर जो हैं वो अब उन इदारों के वो नखरे और वो जो उनका कमीशन है वो देने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास लैंड मौजूद है, वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लोगों को डिलीवर भी कर रहे हैं, लेकिन वो NOC उनको कमीशन देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैं मिसाल दे सकता हूँ जिनके पास NOC मौजूद है CDA का या RDA का, लेकिन आज 20 साल गुजरने के बावजूद भी वो अपने मेंबरान को डिलीवर नहीं कर सके।
और मैं इस वक्त आप इसी की मिसाल ले लें, ये जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये 1988 में ये सोसाइटी बनी थी। सबसे पहला प्रोजेक्ट इनका चक्री रोड के ऊपर था, कश्मीर मॉडल टाउन के नाम से। 1998 के अंदर उसकी जो है वो अलाटमेंट हुई थी। 1998 के अंदर उसकी अलाटमेंट हुई थी। आज तक वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के अंदर एक घर नहीं बन सका। एनओसी मौजूद है, लैंड मौजूद है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, इदारा कोई वाली वारिस नहीं है। अब एनओसी को क्या करना है लोगों ने, जिन लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आज अगर 24 साल गुजरने के बाद भी उसके अंदर वो अपना घर नहीं बना सकते, तो आप बताएं उस एनओसी के क्या करना है लोगों ने। इसी तरह इसी जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का ये 7 F15 सेक्टर है। F15 टोटल 30% बना हुआ है, 70% जो है वो लोगों उनके पास लैंड ही नहीं है, और लोगों ने 2004 में उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। लोगों ने करोड़ों रुपया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। आज इतना टाइम गुजरने के बाद भी लोगों को प्लॉट नहीं मिले। इसी जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का सेक्टर F16 है, और F16 के अंदर F16 की अलॉटमेंट भी 2004 के अंदर हुई थी। आज तक किसी एक मेंबर को प्लॉट नहीं मिला। लैंड ही नहीं है सोसाइटी के पास। वहाँ पे जो थोड़ी बहुत लैंड थी वो भी लोगों ने कब्जे कर लिए हुए हैं। तो मुझे बताएं कि फिर एनओसी की वैल्यू क्या है। या तो ये है कि गवर्नमेंट जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट को एनओसी दे, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को 5 साल या 7 साल या 10 साल के बाद अगर वो डिलीवर नहीं करते तो पकड़ के उठा के उनको जेल फेंकें, और लोगों की जो अमानतें हैं, जो पेमेंट पड़ी हुई है, या तो वो लोगों को रिफंड करें मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से, या फिर गवर्नमेंट खुद आके उनको डिलीवर करे प्लॉट। लाइक सीडीए का अगर एनओसी किसी के पास है तो फिर सीडीए जवाब दे ना, लोगों को प्लॉट डिलीवर करे। इसी तरह सीडीए के आपको पता है बहुत सारे मुतासरीन हैं, बहुत सारे सीडीए के अभी सेक्टर जो है वो इस वक्त उनके पास लैंड नहीं है। लोगों ने आज से 20-20 साल पहले के लिए हुए थे। और सेम दूसरी साइड पे हम लोग जाते हैं तो कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिन लोगों ने पहले डिलीवर किया, बाद में एनओसी लिया। चौधरी मजीद के हाउसिंग प्रोजेक्ट आपके सामने पड़े हुए हैं, वो कितना डिलीवर कर रहा है। एनओसी उसके पास थोड़ा, लेकिन वो डिलीवर उसने हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को उसने प्लॉट डिलीवर कर दिए। और आज लोग जो है वो करोड़ों अरबों रुपए लेके चौधरी मजीद के पीछे पीछे लगते हैं कि वो मुंह से बोले और हम लोग उसको अरबों रुपया दे दें, उसके हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। कोई बंदा उसका एनओसी देखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, सेम लाइक आपके सामने ब्लू वर्ल्ड सिटी बन रहा है। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी की और ये सारी लड़ाई क्या है, कमीशन के ऊपर ही तो सारा मामला बैठा हुआ। ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास इस वक्त 1 लाख कनाल लैंड मौजूद है, जो कोई भी बंदा वहाँ पे जाके चेक कर सकता है। लास्ट टाइम जो नैब की इंक्वायरी हुई थी आज से 1.5 साल पहले, उस वक्त उन्होंने 35 से 40 हज़ार कनाल के जो मलकीती सबूत थे वो उन्होंने नैब के हवाले किए थे कि इतनी लैंड हमारे पास, कब्जा उनके पास ज़्यादा था, लेकिन जो मलकीती सबूत थे वो उन्होंने पेश किए कि इतनी लैंड हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद आरडीए उनको एनओसी क्यों नहीं दे रहा। पहले आरडीए और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की आपस में लड़ाई रही, अब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भेज दिया जी कि ये एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बनता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास अभी तक कोई फॉर्मेट ही नहीं है कि हम लोगों ने कौन सी रिक्वायरमेंट इनसे लेनी है जिसकी बिना पे हमने इनको एनओसी देना है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ इस वक्त गवर्नमेंट के जो इदारे हैं ये ऑलमोस्ट 80% 70% फेल हो चुके हैं हाउसिंग के शोबे में। मैंने एक कमर्शियल शुरू करना था, आप यकीन करें मैं इतना ख्वार हुआ, एक कमर्शियल 2 कनाल का मैंने कमर्शियल बनाना था। अब 2 कनाल के कमर्शियल की किसी और मुल्क के अंदर होता तो मुझे 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 नहीं 10 दिन के अंदर एनओसी मिल जाना था, क्योंकि वो प्लॉट मेरे नाम पे था, प्लॉट मुकम्मल बाकब्जा था, सारी चीज़ें क्लियर थी। लेकिन मैं यकीन करें इतना जलील हुआ हूँ उसके एनओसी के लिए, आप हैरान रह जाएंगे। और पैसे भी दिए हैं ये नहीं कि सिर्फ ख्वार हुआ, पैसे भी दिए। तो मुझे बताएं कि 2 कनाल का कमर्शियल शुरू होने के लिए एनओसी की अगर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर भी उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो मुझे बताएं कि ये जो 20,000 कनाल के ऊपर या 50,000 कनाल के ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है, वो कैसे हो जाता है। अब वो जो लोग बैठे होते हैं इदारों के अंदर, उनकी पे होती है 50,000 से लेके 1 लाख रुपया, और जब उन्हीं के पास एक अरबपति डेवलपर उनके सामने जाके बैठता है और वो कहता है कि सर आपके साइन अगर हो जाएंगे तो मैं ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दूंगा, और फिर वो कहता है कि हाँ भाई ये अरबों रुपया तूने क्यों कमाना है, इसकी बात करो। तो ये मैं समझता हूँ जी कि एनओसी की वैल्यू है, ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल वैल्यू नहीं है, लेकिन आप जो रिस्क लेना चाह रहे हैं नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर बिल्कुल जो है वो रिस्क लें जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास लैंड मौजूद है। ठीक है, आपने कमर्शियल का जिक्र किया,
मेरे बहुत से ओवरसीज़ क्लाइंट, आपके भी क्लाइंट हैं, नाजरीन भी काफ़ी हमें देखेंगे इंशाल्लाह। सवाल ये पैदा होता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कमर्शियल या रेजिडेंशियल किस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि अपने क्लाइंट को ज़्यादा फ़ायदा हो? देखिए ज़हीर भाई, ये बजट के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है कमर्शियल, आपको पता है कमर्शियल प्रॉपर्टी महंगी होती है। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएं, वहाँ पे अगर रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो 20 से 25 लाख रुपए का है, तो कमर्शियल प्लॉट 5 मरले का जो है वो 1 करोड़ 20 से 25 लाख का होगा। तो इतना फ़र्क है। तो यहाँ पे बजट जो है ना वो मेन रखता है असर के। अगर मिसाल के तौर पे किसी क्लाइंट के पास टोटल 15 से 20 लाख रुपए का बजट है, तो उसको हम लोग ये तो नहीं एडवाइस कर सकते कि भाई आप कमर्शियल 5 मरले का ले लो। लेकिन एक बात है, अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपया जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट किया और उसके बदले में उसने एक प्लॉट जो है, इधर उसने 5 प्लॉट लिए या 4 प्लॉट लिए और उसके बदले में उसने एक कमर्शियल अगर ले लिया, तो मैं समझता हूँ कि कमर्शियल वाला वो जो बंदा है वो इनसे प्रॉफिट, मिसाल के तौर पे इस बंदे ने 4 प्लॉट लिए हैं रेजिडेंशियल और 4 प्लॉट में इसने इन्वेस्टमेंट की है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। अब 4 प्लॉट के साथ इसको 10-10 लाख रुपया फी प्लॉट बचत आ रही है, तो ये 40 लाख रुपया इसको प्रॉफिट आ रहा है 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर। लेकिन उसी जगह पे अगर वो बंदा एक कमर्शियल लेगा तो एक कमर्शियल में उसको 80 लाख रुपए उसको बचत आएगी। मतलब डबल है कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल की जो परसेंटेज है डबल है। और बहुत सारे लोग जो समझदार हैं, जो रियल स्टेट को समझते हैं, वो हमेशा जब भी कोई नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है उसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर वो कमर्शियल प्लॉट ले लेते हैं, ठीक है। वो 2 साल 3 साल या 4 साल अपनी इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, उसके बाद वो कमर्शियल प्लॉट के मालिक बन जाते हैं। और जब तक कमर्शियल की इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होती हैं तब तक वही कमर्शियल जो है वो 4 गुना ऊपर जो है उसकी प्राइस जा चुकी होती है। आप कमर्शियल के बारे में एक बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं। जैसे आज जगह जगह शॉप्स, फ्लैट्स, ये डिमांड्स आ रही होती हैं लोगों की, तो आप समझते हैं कि हमें कमर्शियल प्लॉट की जगह शॉप्स में या फ्लैट में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? देखें जी, इस वक्त तो बिल्कुल करनी चाहिए। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि जितना इस वक्त मटेरियल महंगा हो गया है, इस वक्त तो अगर कोई डेवलपर जो है या बिल्डर जो है वो डिलीवर कर रहा है ना, तो आप यकीन करें वो फरिश्ता है। मिसाल के तौर पे मैंने कमर्शियल शुरू किया आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले, ये ज़ेडन टावर के नाम से। तो जब मैंने ये शुरू किया था उस वक्त जो सरिया हमें मिल रहा था, आपको पता है कमर्शियल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है स्टील और सीमेंट और ये चीज़ें तो सारी इस्तेमाल होती हैं, और सरिया उस वक्त हमें जो है वो मिल रहा था 1,05,000 रुपये फ़ी टन के हिसाब से। वही सरिया आज 2,20,000 रुपये फ़ी टन के हिसाब से, मतलब डबल से भी इसका ज़्यादा बढ़ गया। इसी तरह जो सीमेंट था वो हमें उस वक्त मिल रहा था 450 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से, आज वही 970 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से हो गया। तो इन हालात में अगर कोई डिलीवर कर रहा है तो फिर यकीन करें वो फरिश्ता है। और जो लोग आज वो प्रॉपर्टी परचेज कर लें, आने वाले टाइम में तो ये और ज़्यादा मटेरियल महंगा हो जाना। मिसाल के तौर पे पहले लोग घर बनाते थे 5 मरले का, वो 30 से 35 लाख रुपए में अपना डबल स्टोरी 5 मरले का घर कंप्लीट कर लेते थे। आज वही जो है वो 70-75 लाख रुपए 5 मरले के ऊपर कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही है। तो पहले जिस बंदे ने चीज़ें ख़रीद ली थी, इस तरह की शॉप्स ख़रीद ली थी या उसने अपार्टमेंट ख़रीद लिया, तो आज वो फ़ायदे में, उसकी प्राइस डबल हो गई है। रिंग रोड का बहुत जिक्र सुना है, रिंग रोड स्टार्ट भी होगी, उसका कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने इफ्तिताह भी किया। कम आमदनी वाले लोग, इसके रोड में काफ़ी सोसाइटीज़ आ रही हैं, आप ये समझते हैं कि उनको रिंग रोड के करीब तरीन जो एक अच्छी सोसाइटीज़ है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आने वाले टाइम में रिंग रोड के साथ साथ उन लोगों को फ़ायदा होगा? देखें ज़हीर भाई, इसमें जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत आई, स्टार्टिंग में उन्होंने एमनेस्टी स्कीम्स में दी, जिस वजह से बहुत सारा पैसा जो है वो रियल स्टेट के शोबा में आया। और अभी स्पेशली जो उन्होंने मारगला एवेन्यू और रिंग रोड, ये दोनों काम जो उन्होंने किए हैं, तो मैं तो यकीन करें उनकी गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इससे पहले जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मेन रोड्स थी, उनके ऊपर रश इतना हो चुका था कि लोग उस साइड पे जाने के लिए तैयार नहीं थे, और हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो साइड के ऊपर बनना शुरू हो गए थे, और उनको कोई बड़ी एक्सेस नहीं थी, लाइक मोटरवे और जीटी रोड से कोई बड़ी एक्सेस नहीं थी। रावलपिंडी शहर के अंदर से लोगों को आना जाना पड़ता था। रिंग रोड बनने के बाद आप यकीन करें ये जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट बन गए, इनके भी भाग लग गए हैं, इनकी भी अभी लाइक ये कैपिटल स्मार्ट सिटी था, रिंग रोड के इफ्तिताह से पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइलें जो हैं वो माइनस में चल रही थी, किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट नहीं चल रहा था। सिर्फ रिंग रोड का इफ्तिताह होने के बाद
कैपिटल स्मार्ट सिटी की इस वक्त जो 5 मरले का प्रॉफिट है वही 7 से 10 लाख रुपए के ऊपर चला गया। इसी तरह ब्लूवर्ड सिटी में कोई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, रिंग रोड के बाद वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ इस वक्त जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो नए एरियाज़ यहाँ पे बन रहे हैं, उनमें मैं समझता हूँ इस वक्त जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लूवर्ड सिटी है, रुडन इनक्लेव है, हाउसिंग प्रोजेक्ट जो बन रहा है, इसके अलावा आपका किंगडम वैली है, किंगडम वैली वो अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, उन्होंने एनओसी भी ले लिया है। तो इस तरह बहुत सारे और हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। एयरपोर्ट की बैक साइड के ऊपर हम लोग अगर जाएं तो आपका नोवा सिटी है, वो 7 वेंडर के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट आया, अभी सुनने में आ रहा है, जैसे आप बता रहे थे अल कबीर, उनके लाहौर में बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी है। तो ये सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं मैं समझता हूँ इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और आने वाले टाइम में फिर देखें जी कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट टॉप के ऊपर जाता है। लेकिन ये जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट का मैंने नाम लिया इनमें कम से कम फ्रॉड नहीं होगा। आपने एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल बनाया, लाखों के हिसाब से आपके फॉलोअर हैं, हमारे जैसे जूनियर लोग भी आपको सुनते हैं और आपको फॉलो करते हैं। नाज़रीन के साथ साथ आप हमें न्यू लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें ज़हीर भाई, आप तो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, और स्पेशली फिर ये है कि मेरा शागिर्द हूँ तो फिर एक्सपीरियंस ना रखते हूँ। सेकंड बात ये कि मैं यही मशवरा देता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को और भी सुनता हूँ, आप यकीन करें कि मैं जो है ना बड़ा हैरान भी होता हूँ कि यार इतना बड़ा जुल्म क्लाइंट के साथ, और उसी यूट्यूब चैनल अपने पे बैठ के इतना कई बार झूठ बोल जाते हैं, और फिर साथ ही अगली वीडियो में अपने ही झूठ को जो है वो एक्सपोज भी कर रहे होते हैं लोगों को। मिसाल के तौर पे मैंने एक बंदे को सुना, वो कह रहा है जी कि आपने बिल्कुल किस्तों के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लेनी, बिल्कुल किस्तों के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लेनी, फ्रॉड हो जाता है, ये हो जाता है, वो आपने वो प्लॉट लेना है जो मौके के ऊपर तैयार है, और साथ ही अगली वीडियो में कह रहा है जी 2-3 हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम लेके इनमें बुकिंग करवा लें। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इस बंदे ने पिछली वीडियो में इतने वसूख के साथ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को कहा है कि किस्तों के ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो फ्रॉड है सारा, और साथ ही अगली वीडियो में कह रहा है जी प्रॉपर्टी ले लें। तो मेरा आपसे भी यही गुजारिश है, या जो नए लोग हैं इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, मेरी आपसे यही गुजारिश है आप तमाम दोस्तों भाइयों से कि जो भी वीडियोज़ आप बनाते हैं ये सोचें कि अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद मैंने इस वीडियो का जवाब देना है। आज जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं ना, वो ये सोच के इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि ये मेरी वीडियो रनिंग है, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हो सकता है कि आज जो आप एक वीडियो बना रहे हैं ये आज 500 लोगों ने देखी हो या 1000 लोगों ने देखी हो, 2 साल बाद आपकी ये वीडियो वायरल हो जाए। और अगर आप इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है उसमें कुछ झूठ मिला रहे हैं या लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन हकायक पे मबनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो ये अगले 2 साल बाद या तो आपको डिलीट करनी पड़ेगी, तो या फिर आपके लिए वबाल जान बन जाएगी, लोगों का आपके ऊपर इतमाद टूट जाएगा। तो ये जो रियल स्टेट का काम होता है ना, इसमें लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, उन हाउसिंग प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करें, सिर्फ इसलिए मार्केटिंग ना कर दें कि कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट आप हम लोगों को कितना कमीशन दे रहा है। उस हाउसिंग प्रोजेक्ट जो आपको नॉर्मल सा कमीशन भी दे, लेकिन आपका जो इन्वेस्टर है, जो आपका क्लाइंट है, उसको भी अगले साल 2 साल के अंदर उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर फ़ायदा हो। या फिर कम से कम ये सोच के लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि अगर ये लोग जो मिसाल के तौर पे अभी आपसे नहीं मिले, ये लोग अगर आपके पास आ जाते हैं या इन लोगों को ऑलरेडी रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस है, तो ये ना कहें कि उधर ही कमेंट के नीचे कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो कम से कम लोगों को हकायक पे मबनी इन्फॉर्मेशन दें और वो इन्फॉर्मेशन दें जिससे लोगों को जो है वो फ़ायदा हो। तो यही मेरी एक सोच है, यही मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके चलता हूँ, और आप दोस्तों से भी गुजारिश। लेकिन आपका अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता रहता हूँ आपकी वीडियोस, और अगर कोई मुझे अच्छी नहीं लगती तो आपको पता है मैं आपको कह भी देता हूँ उधर ही कि ये भाई जी ये गलत बात है, या ये ना करें, या इस पॉइंट को ठीक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, एक अच्छा काज लेके चलें, अल्लाह पाक बरकत दे। आखिरी सवाल, ये जो फाइल सिस्टम शुरू हुआ है, और एक फाइल सिस्टम है, एक सॉलिड प्लॉट होता है,
ये कब से शुरू हुआ है फ़ाइल सिस्टम? बड़े लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये फ़ाइल क्या है, ओपन फाइल, क्लोज फाइल, ट्रांसफ़र फाइल, समझ से बाहर है। देखें ये जो फाइल सिस्टम है, फ़ाइल लफ्ज़ जो है या ओपन फाइल या क्लोज फाइल, ये हम लोग जो रियल स्टेट एडवाइज़र हैं ये हमारी एक ज़बान है। इसका जेन्युइन क्लाइंट जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका इस चीज़ के साथ कोई तल्लक नहीं। वो ये सोच के इन्वेस्टमेंट करें कि हम प्लॉट करवाए और उस प्लॉट की हम लोगों ने डाउन पेमेंट दी है, डाउन पेमेंट की रसीद मिल गई, इंस्टॉलमेंट दी है, इंस्टॉलमेंट की रसीद मिल गई, जब फुल पेमेंट होगी आपको प्रॉपर अलॉटमेंट लेटर मिल गया। तो ये जो फाइल वर्क है, जो पहले आपने एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन के बदले में उन्होंने आपको एक प्रोविजनल लेटर दे दिया, एप्लीकेशन आपकी उन्होंने मार्क कर दी है, उसके बाद आपको प्रॉपर अलॉटमेंट लेटर मिलता है। ये जो पेपर वर्क है इसको फाइल कहते हैं। लेकिन अब भी आम हालात में वो एक डीलर की जो आवाज़ है वही एंड यूज़र के पास भी पहुंच गई है और एंड यूज़र भी यही समझता है कि यार हम फाइलें ख़रीद रहे हैं। हालांकि वो फाइलें नहीं ख़रीद रहे होते, वो प्लॉट ही ख़रीद रहे होते हैं। लेकिन वो एक लफ्ज़ चल पड़ा है कि फाइलों का कारोबार, फाइलें बेचो, फाइलें लो। तो ये ऐसी बात नहीं है। जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं वो फाइल नहीं देते, वो प्लॉट ही देते हैं, लेकिन उस प्लॉट की फाइल बना के देते हैं। अब प्लॉट उठा के तो देना नहीं है क्लाइंट को, प्लॉट ने तो उधर ही रहना है, उसकी फाइल ही देनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स देने हैं। लाइक जैसे हम लोग कोई जरी ज़मीन परचेज करते हैं तो उसका फ़र्द होता है। अब उस फ़र्द को हम एक फ़ाइल के अंदर रख के उसको भी फ़ाइल कह सकते हैं। तो ये बेसिकली फ़ाइल कोई फ्रॉड नहीं है, ये फ़ाइल एक हकीकत है। लेकिन ये प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उस क्लाइंट ने बुकिंग प्रोसेस करवाया था और उसी के वो डॉक्यूमेंट्स उसी के नाम के ऊपर होते हैं। नासिर गोंदल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आप खुश रहें। हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारे जज्बात आपके साथ हैं और हमारी ये कोशिश रही है कि जब भी हमें कोई मौका मिलता है हम आपके ज़ेरे साया पहुंच जाते हैं। आप जिस वक्त हम लोग आएँ, आपने हमेशा मोहब्बत से हमें नवाजा है। आपका बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब नासिर गोंदल साहब, CEO गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, मेरे उस्ताद, हम सब के उस्ताद। अगर मैं G15, G11, F11, F10, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, फैसल हिल्स, फैसल टाउन में इनके शागिर्द ढूंढना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है कि हर सेक्टर में इनके शागिर्द मिलेंगे। लेकिन बड़े लोग खुफिया काम कर रहे हैं, आते शाम को सारे यहीं पे हैं और टिप्स यहीं से लेकर जाते हैं और फिर जाकर अपनी वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।